हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया पे। तो सबसे पहले आप ग्लाइकोलाइसिस की परिभाषा लिखें। ग्लाइकोलाइसिस का शाब्दिक अर्थ है ग्लूकोज का टूटना, अर्थात इस क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु टूटकर दो अणु पायरुविक अम्ल बनाता है और इसी क्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसके संपूर्ण क्रियापद कोशिका के कोशिका द्रव्य में होते हैं। पुनः नोट करें, ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु टूटकर दो अणु पायरुविक अम्ल का बनाता है। इसकी संपूर्ण क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है। यह संपूर्ण क्रिया अनेक चरणों में पूर्ण होती है, जिसके कुछ प्रमुख चरण इस 8 भागों में बांटे गए हैं, जिन्हें आप एक क्रम से देखें। प्रत्येक क्रम का यहाँ समीकरण दिया जा रहा है, इसका विश्लेषण आप लिखते रहेंगे जो हम बोलते हैं। प्रथम फास्फोरिलीकरण, पहला चरण है प्रथम फास्फोरिलीकरण। इसमें एक अणु एटीपी का प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है, जिसमें यह एटीपी से फास्फेट लेकर के ग्लूकोज एटीपी से फास्फेट लेकर ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। ध्यान रखें, प्रथम फास्फोरिलीकरण में ग्लूकोज का एक अणु एटीपी के एक अणु से फास्फेट लेकर के ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। इसमें जो एंजाइम कार्य करता है उसे हेक्सोकाइनेज कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक हेक्सोज शर्करा है। दूसरा समावयवीकरण, प्रथम समावयवीकरण। इस क्रिया में ग्लूकोज का जो 6 फास्फेट बना है वह आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। दूसरा हेडिंग डालकर लिखेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट का आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। द्वितीय फास्फोरिलीकरण, पुनः एटीपी का एक अणु प्रयोग होता है, जिससे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट एटीपी से फास्फेट लेकर के फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। फ्रुक्टोज 6 बिसफास्फेट में बदल जाता है। इस प्रकार अब दोनों चरणों में ग्लूकोज जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में बदल चुका है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में बदल गया है। अब इसका विदलन होगा। विदलन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। देखें, विदलन में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट का अणु टूट करके 3 कार्बन वाले, अब तक ये 6 कार्बन वाली शर्कराएं थी, अब यह 3 कार्बन वाले 2 शर्कराओं में बदल जाता है, जिसे हम फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट कहते हैं। डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट ट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा 3-PGAL 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। इस प्रकार से इस क्रिया के उपरांत 3-PGAL के 2 अणु बन जाते हैं और यह 3 कार्बन वाली शर्कराएं होती हैं। यह भी शर्करा 3 कार्बन वाली है, यह भी शर्करा 3 कार्बन वाली है। पांचवा विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में NAD/2H का उत्पादन होता है, जिसमें 3-PGAL के अणु H3PO4 से फास्फेट लेते हैं और 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाते हैं। इस क्रिया में 2 अणु NAD/2H का उत्पादन होता है। यही NAD/2H आगे चल करके ATP का उत्पादन करता है। इस प्रकार से विहाइड्रोजनीकरण क्रिया में 3-PGAL के दोनों अणु NAD को हाइड्रोजन देते हैं और 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु बना लेते हैं, जिसमें 2 अणु NAD/2H का उत्पादन होता है। छठा चरण प्रथम ATP का जनन। इस चरण में ATP का उत्पादन होता है। 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के दोनों अणु ATP का उत्पादन करते हैं और 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु बना लेते हैं। इस प्रकार से
यह एटीपी के 2 अणुओं का उत्पादन करता है। फिर समावयवीकरण में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दोनों अणु 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में बदल जाते हैं, जिसमें एक अणु बाहर निकलता है। इस क्रिया में वास्तव में 2 चरण होते हैं। पहले 2-फॉस्फोइनॉल ग्लिसरिक एसिड बनता है, फिर 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में बदल जाता है। इस तरह से इसके 2 अणु बन जाते हैं। फिर द्वितीय एटीपी का जन्म 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड एटीपी का उत्पादन करता है और यह पायरुविक एसिड में बदल जाता है। इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया पूर्ण हो जाती है, जिसमें सारांश में आप देखें ग्लूकोज का एक अणु 2 एटीपी अणु खर्च करता है, 4 एटीपी अणु का उत्पादन करता है तथा 2 NAD*2H का उत्पादन करता है और इस प्रकार से 2 अणु पायरुविक अम्ल का बना लेता है। और जो है सारांश में आप देखें, सारांश में लिखा हुआ है कि C6H12O6 प्लस 2 ATP प्लस 4 ADP प्लस 2 NAD प्लस गिब्स पायरुविक अम्ल के 2 अणु 2 ADP 4 ATP और नीचे 2 NADP*2H तथा 2 H2O। इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है, जिसमें 2 ATP अणु खर्च हो जाते हैं तथा 4 ATP अणुओं का उत्पादन होता है और साथ ही NAD*2H के अणुओं का भी उत्पादन होता है। यह NAD*2H के दोनों अणु ETS चक्र में जा कर के एक NAD2H से 3 अणु ATP का उत्पादन होता है, जिससे संपूर्ण ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कुल ATP अणुओं की संख्या तो 10 बनती है, परंतु 2 खर्च हो जाती है, इसलिए कुल ATP अणुओं का उत्पादन 8 होता है। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया में ATP के 10 अणु बनते हैं, लेकिन प्रारंभ के 2 चरणों में 2 ATP अणु खर्च हो जाते हैं। इससे ATP अणुओं का शुद्ध उत्पादन केवल 8 ATP होता है, जो आपको सारांश में दिखाई दे रहा है। 4 ATP अणु तो सीधे बन रहे हैं, शेष 2 अणु NAD*2H का बन रहा है। इससे 6 अणु ATP ETS में बनेंगे, तो 6 अणु यह और 4 अणु ATP वह 6 4 10 बने और 2 अणु ATP खर्च हो गए। इस प्रकार से कुल 8 अणुओं का उत्पादन हुआ है। पुनः बच्चों, आप एक एक स्टेप के समीकरण को लिखें और समीकरण में लिखी ही बात को शब्दों में भी लिख दें। इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। याद करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से विशेष अणुओं के निर्माण को समझें और उस पर लगने वाले एंजाइम्स को भी समझें, जिसमें आप देखें कि ग्लूकोज से प्लस में हेक्सोकाइनेज, इसे हम हेक्सोकाइनेज कहते हैं क्योंकि ये हेक्सोज शर्करा को तोड़ता है। फिर आइसोमरेज, इसे हेक्सो आइसोमरेज कहते हैं क्योंकि ये हेक्सोज शर्करा को बनाता है। फिर ये फ्रुक्टोकाइनेज यानी फ्रुक्टोफॉस्फेटेज काइनेज एंजाइम है जो इस पर लगता है। फिर ये ग्लूकोज फास्फेटेज एल्डोलेज एंजाइम है जो 3-PGL DHAP में तोड़ देता है। यह ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा DHAP 3-PGL में बन जाता है। इस प्रकार से इस विदलन के चरण पर जो है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट 3-PGL के 2 अणुओं को बना लेता है। फिर आप देखें विहाइड्रोजनीकरण यानी चरण नंबर 5 में 2 अणु 3-PGL के NAD से को हाइड्रोजन देते हैं, जिसे हम जो है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा जो है 1,3-डाइफॉस्फेट के 2 अणु बनाते हैं तथा NAD*2H के 2 अणुओं का उत्पादन होता है। फिर आप देखें, फिर काइनेज एंजाइम लिखा हुआ है कि प्रथम ATP के जनन चरण पर, यह प्रथम ATP के जनन चरण पर जो काइनेज है
हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ट्रायोकाइनेज एंजाइम है क्योंकि ट्रायो शर्करा पर आता है। फिर एल्डोलेज एंजाइम है जो समायोगीकरण पर है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डोलेज एंजाइम इसे पूरा कहते हैं। फिर द्वितीय एटीपी के जनन में पायरूविक काइनेज एंजाइम है और इस तरह से ये क्रिया पूर्ण हो जाती है।